खबर अब विस्तार से। बड़ी खबर जैसलमेर से। कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही। संदिग्ध कोरोना रोगी को चुनाव करवाने के लिए भेज दिया है। पॉजिटिव आने के बाद 5 दल बदलने पड़े हैं। अब रिटर्निंग अधिकारी का भी स्वास्थ्य खराब था। जांच के बाद प्रशिक्षण अधिकारी को यह जानकारी भी दी गई थी। जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस खबर के मिलने के बाद अब हड़कंप मच गया। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, जानकारी दी गई थी उसके बावजूद इन्हें अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर भेज दिया गया, ये कैसी लापरवाही? जी हाँ, अब जिस तरह से पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है और जो प्रशासन है वो चुनाव कराने में लगा है, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो भरीना उपखंड क्षेत्र की नवसज्जित जो खिंसर ग्राम पंचायत है वहां देखने को मिला है। जो चुनाव की जो पोलिंग पार्टी थी उसको जो चुनाव करवाने के लिए जो रिटर्निंग अधिकारी केसर सिंह राठौड़ था, वो कोरोना के कुछ लक्षण थे, उसमें सिम्टम्स थे, तो उन्होंने इसकी अपने जो प्रशिक्षण जो अधिकारी है उसको इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसको साफ तौर से कहा कि आपको जाना है, ड्यूटी करनी है। उसके बाद जब ये आरओ वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने जांच के लिए ऑलरेडी सैंपल दे चुके थे और जब रिपोर्ट इनके पास आई पॉजिटिव की, उसके बाद हड़कंप मच गया और जितने जो 5 दल थे 5 को वहां से वापस बुलवाया गया और उसकी जगह दूसरी पार्टी को लगाया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही जो यहाँ देखी जा सकती है। अभी प्रशिक्षण अधिकारी साहब कौन थे ये, इनका नाम पता चल पाया और क्या कह रहे हैं, अभी क्या सफाई पेश कर रहे हैं? जब इन्हें जानकारी दी गई थी, इनके संज्ञान में लाया गया था, तो फिर ये लापरवाही इन्होंने क्यों बरती? बिल्कुल, जो केसर सिंह राठौड़ से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन उपखंड अधिकारी जो भड़ियाना है राजेश विश्व, उन्होंने बताया कि हमने वहां जो केसर सिंह ने जब बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी तो पार्टी को बदल दिया गया और आरओ जो वहां पर ड्यूटी पे थे, जो प्रशिक्षण अधिकारी थे, उन पर हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशिक्षण अधिकारी को बताया गया था कि तबियत खराब है, रिटर्निंग अधिकारी की तबियत खराब थी, बावजूद इसके प्रशिक्षण अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव करवाने के लिए भेज दिया और इसके बाद अब जितने दल वहां के लिए रवाना हुए थे उन सबको की जांच की जा रही है, वापस बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और दौसा से खबर है। दौसा में सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर एक ट्रक पलट गया। अमराबाद के पास यह हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर बाल बाल बच गए हैं। गुजरात से यूपी की ओर ये ट्रक जा रहा था। दौसा में मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे पर अमराबाद के पास आज सुबह एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी बाल बाल बच गए। हालांकि दोनों को हल्की चोटें आई हैं। ट्रक के चालक का कहना है कि सुबह 4 बजे उसे अचानक नींद आ गई। इससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और हाईवे से नीचे उतर गया। ट्रक पलट गया। ट्रक गुजरात के मोरवी से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहा था और ट्रक में टाइल्स भरी हुई थी। नेशनल हाईवे पर यह ट्रक पलटा। चालक ने कहा कि उसे नींद की झपकी आई और उसके बाद उसका नियंत्रण, उसका बैलेंस इस ट्रक पे से छूट गया, जिसके बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ा और ट्रक पलट गया। ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। आशीष शर्मा दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या हालत ड्राइवर और चालक की और परिचालक की, क्या हालत और क्या कह रहे हैं वो अब? आशीष, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ अमराबाद के पास। राहत की खबर यह है कि ड्राइवर और हेल्पर इस हादसे में बाल बाल बच गए। मामूली चोटें उन्हें आई है। खबर अलवर से। अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सब्जी से भरी पिकअप यहां पलट गई। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। ड्राइवर और हेल्पर भी घायल हुए इस हादसे में। दिल्ली की ओर ये पिकअप जा रही थी। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर हाईवे पर कांकर दोपा गांव के पास देर रात सब्जी से भरी पिकअप पलट जाने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया और हादसे में चालक और खलासी घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही बहरोड पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की
गश्त कर रही टीम मौके पर पहुंची। चालक ने बताया कि वो प्रतापगढ़ से सब्जी भरकर दिल्ली ले जा रहा था। और एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, बेकाबू कार सड़क से खेत में उतरी। कार का बैलेंस बिगड़ा और सड़क से उतरकर ये खेत में जा घुसी। अंधेरे में कार चालक कुएं में गिर गया। इसके बाद ग्रामीण और राहगीरों ने बामुश्किल इस कार चालक को बाहर निकाला। मोबाइल पर ये चालक बात कर रहा था, तो मोबाइल पर बात करना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना इस कार चालक को भारी पड़ गया। बैलेंस बिगड़ा और कार सड़क से नीचे उतरकर कच्ची जमीन पर उतर गई, खेत में जा गिरी। और इसके बाद जो कार ड्राइवर था, कार चालक था, वो भी एक कुएं में गिर गया। उसके बाद आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकाला। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। सरोवर में एक लाश मिली है। लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। एक युवक की लाश मिली है। पहचान करने की कोशिश अब की जा रही है, शिनाख्तगी की कोशिश की जा रही है कि ये शव यहाँ कैसे आया, किस व्यक्ति का ये शव है। बड़ी खबर बीकानेर से। खबर बारा से, बारा में पुलिस वालों पर गाज गिरी है। थानाधिकारी समेत 3 को निलंबित किया गया है। थानाधिकारी और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। डीजीपी ने तीनों को सस्पेंड कर दिया है। पैसे लेकर तस्करों को छोड़ने का इन पर आरोप लगा है। पुलिस वालों पर 25 लाख लेने का आरोप लगा है। बारा पुलिस पर पैसे लेकर एक आरोपी को छोड़ने का मामला सामने आने के बाद डीजीपी ने थानाधिकारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर डीजीपी ने एक्शन लेते हुए हरनावदा शाहजी थानाधिकारी और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मई महीने में पुलिस ने अकलेरा रोड से बापूलाल और प्रभुलाल को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में पकड़ा था, जिसे 25 लाख लेने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद आरोपी ने इसकी शिकायत डीजीपी भूपेंद्र यादव से कर दी। उसके बाद डीजीपी के आदेश पर हुए विभागीय जांच में पुलिस कर्मियों पर आरोप सिद्ध हुआ और उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। नहीं, वो हमारे पास जब आया था रामचंद्र, उस टाइम पे मैंने चौकी इंचार्ज से बात करके वहाँ पे बात करी थी, भाई ऐसा मामला है क्या। तो उसने कहा था साहब इससे पहले इनकी मीटिंग हो चुकी और वो लोग उसको भेज दिया। वो औरत है जो उसके बच्चों के साथ, पति के साथ रह रही है, जो भी आई होगी, मर्जी से आई होगी, पर उन्होंने वहाँ भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं शायद उसके? नहीं, हमारे पास वो नहीं आया। पुलिस वालों पर रिश्वत का आरोप। थानाधिकारी समेत 3 को किया निलंबित। थानाधिकारी और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। डीजीपी ने एक कार्रवाई की। इन तीनों पर 25 लाख रुपए लेकर एक तस्कर को छोड़ने का आरोप इन पर लगा है। पुलिस वालों पर 25 लाख लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद शिकायत डीजीपी तक गई और डीजीपी ने ये कार्रवाई करते हुए तीनों को निलंबित कर दिया है। एक थानाधिकारी और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। बड़ी खबर इस वक्त की, बारा में पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई। बारा से एक खबर है, फिर से खाकी का असली चेहरा सामने आया। एक बार फिर रिश्वत के जाल में एक खाकी फंस गई। बारा से विपिन तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या अदालत की शक्तियां आजकल एसएचओ में आ गई क्या? ये बिल्कुल दिलचस्प मामला है, वाकया है। इस पूरे मामले को देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जो शिकायतकर्ता ने दी है वो भी सीएमओ के माध्यम से दी। पहले सीएमओ में शिकायत दी और राजस्थान के जो पुलिस मुखिया है डीजीपी, उनको शिकायत दी। इन पूरे वाक्य में तो यही नजर आ रहा है। ये जो एसएचओ साहब हैं, पहले भी इसके खिलाफ कोई शिकायत ऐसी मिली या पहला मामला है? इतिहास कैसा रहा है इस एसएचओ का? एसएचओ का इतिहास तो लगभग जो वाकया अभी आया है तो फंसे पहली बार है, लेकिन जो इनकी लगातार अंदरूनी सूचनाएं आती रहती है, वो सूचनाएं लगभग इन वाक्यों से मिलती जुलती ही रही है। तो इससे पहले कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस पर? क्या रसूखदार एसएचओ है ये?
और ये कांस्टेबल, इनका क्या रोल इसमें? कांस्टेबलों का रोल तो ये है कि जब थाने का मुखिया ही जब चाह रहा है कि जब बंटना है, खाना है तो सबको खिलाना है, तो उसी को लेकर लालच, जब मुखिया में ही लालच है तो सीधी सी बात है अपने जवानों पर किस तरह का प्रभाव डालते होंगे। और वही प्रभाव जो है उन जवानों ने सीखा इनसे और अपने मुखिया के कहे अनुसार चलते रहे। और ये जो SHO है पहले रहे हुए हैं, मांगरोल थाने में भी रहे हुए हैं, वहां से फिर ये करके और फिर जब ये वहां गए तो कई मामलों को दबाने पर इनको आरोप लगा रहा। एक अपहरण हुआ कुछ दिन पहले, उस अपहरण को भी इन्होंने एक अपने पारिवारिक मामले का मोड़ दे दिया, वो मामला भी काफी उठा था। लेकिन जो शिकंजे में आए हैं, जो जांच हुई है, जो आदेश आया है, पहली बार फंसे हैं, क्योंकि मामला रकम बहुत बड़ी है। किसी आरोपी को छोड़ने के लिए जो रकम की बात करते हैं वो एकदम से चौंकाने वाली रकम है। उसमें शिकायत कैसे पहुंची है DGP साहब तक? किसने शिकायत पहुंचाई? ये सीपा बड़ौद के पास के हरनौदा का जो है ये लोग थे, और ये पूरा मामला जो है वो मादक पदार्थों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अफीम के पट्टे हैं और अफीम की खेती होती है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जो हैं वो इलीगल काम भी करते हैं और पकड़े भी जाते हैं लगातार। ये इलीगल मामले से अफीम का एक पकड़ा गया था। उसके बाद जो पकड़े जाते हैं वो हमेशा छोटे लोग होते हैं, फिर वो जो छोटे लोग जो मालवाहक के रूप में जिन्हें कहते हैं वो बड़े लोगों के नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो पकड़े जाने वाले बड़े लोग थे जिनका नाम लिया था, और उसी का फायदा पुलिस उठाती है। पुलिस ने पकड़े जाए लोगों से जब पूछताछ करी तो इन लोगों के नाम आए, निशानदेही पर इन लोगों को उठाया गया। NDPS का मामला होता है, जाहिर सी बात है जब तस्करी और मादक पदार्थों की चीज होती है तो न्यायालय भी सख्त सजा देता है, 7 से 10 साल तक जेल जाना होता है। ठीक है, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और अब रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार की बात। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार लगातार तीसरे दिन उन्होंने कार्य बहिष्कार किया। 8 बजे से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। मूलभूत सुविधाओं की ये डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। रेजिडेंट्स का सरकार को अल्टीमेटम, शाम 5 बजे तक का ये अल्टीमेटम दिया है। 2 दौर की वार्ता में भी अगर बात नहीं बनी तो GBM में आगे की रणनीति तय की जाएगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार लगातार तीसरे दिन। मूलभूत सुविधाओं की मांग ये रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसको लेकर उम्मीद है इन्हें कि जल्द से जल्द कोई आश्वासन इन्हें मिले, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं मिला। तो इन्होंने फिर से आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अपना कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया और कहा है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई, जल्द कोई बात नहीं बनती है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। महेश, क्या कह रहे हैं रेजिडेंट्स? देखिए सुमित, आपको जानकारी देना चाहूंगा, आज आंदोलन का 5वां दिन है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 दिन तक काली पट्टी बांध करके अपनी मांगों को लेकर के विरोध जताया था। उसके साथ ही में तीसरा दिन आज है इनका कार्य बहिष्कार का। सुबह 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है वो लगातार जारी रखे हुए हैं और बहुत ही जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और ऐसे महामारी में डॉक्टर्स ही हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स ही हैं जो इस समय की पूरी व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और उन्हें मजबूत करने में अपना दमखम लगाए हुए हैं। लेकिन उनके साथ में किस तरह की मूलभूत सुविधाओं की उनकी मांग है उनसे जान लेते हैं और आज किस तरह की आपकी रणनीति रहने वाली है। इस समय हमारे साथ में जाड के जो अध्यक्ष हैं अशोक बिश्नोई जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं सर, किस तरह से आज रणनीति रहने वाली है? आज हमारा विरोध प्रदर्शन का 5वां दिन है। 2 दिन हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया, आज तीसरा दिन हम लोग 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारी लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन सही ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं हमें कि हम लोगों का जो मांगे हैं उनके लिए उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की है। अभी तक 8 महीने बीत चुके हैं, हम लोग लगातार तत्पर होकर इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। हमारे 150 से अधिक रेजिडेंट अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और अभी भी इतनी विषम परिस्थितियां हैं कि आज अगर टेस्ट होते हैं तो बहुत सारे रेजिडेंट अभी भी पॉजिटिव है। अभी 50 से वो हमारे आज दिन के अंदर पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वो इधर से उधर ROHS के अंदर कहीं बेड नहीं है, इधर से उधर कॉमन वार्ड के अंदर पटके पड़े हैं
उनके इन्वेस्टिगेशन, उनकी मेडिसिन्स, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज शाम 5 बजे का आपने समय दिया है, उसके बाद में किस तरह से जनरल बॉडी में फैसला रहने वाला है, क्या कुछ निर्णय आज करने वाला है? अगर आज हमारी सरकार से जो वार्ता है वो सफल नहीं रहती है तो हमारा 5 बजे जीबीएम है, और इसमें स्पष्ट संदेश ये है कि 5 बजे हमारी जीबीएम के बाद कल से पूर्ण कार्य बहिष्कार पे हम जाएंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। और भी साथी इनसे जान लेने की कोशिश हम करते हैं, किस तरह से आप लोगों ने अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाई है, क्या उन मांगों पर कोई सकारात्मक विचार हुआ है, किस तरह से आगे आप आंदोलन को बढ़ा रहे हैं? सरकार ने हमारी मांगों के लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। कमेटी कुछ चीज़ों में सफल है पर मैक्सिमम चीज़ों में असफल रही है हमारे मुद्दों को सुलझाने में। मेरी सरकार से और कंसर्न अथॉरिटी से एक ही सवाल है, क्या हमारी मांगे कुछ ऐसी है? हमने एक बेसिक चीज़ की मांग की है, जो रेजिडेंट साथी हमारे दिन रात काम कर रहे हैं उनके लिए क्या बेड मांगना, आईसीयू मांगना, क्वारंटाइन के रूल्स मांगना, आइसोलेशन मांगना। हम क्यों इतना कंसर्न है इस चीज़ के लिए? हमारे कई साथी, हमारे आदरणीय डॉक्टर जिंदल सर, डॉक्टर पवन हमें छोड़ के जा चुके हैं इस चीज़ के लिए। 150 से ज्यादा रेजिडेंट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। हम इस चीज बेसिक चीजों की मांग कर, और सरकार को तो इतना टाइम नहीं देना चाहिए। बेसिक मांगे आपकी जरूर है, लेकिन क्या हड़ताल ही विकल्प है? क्योंकि इससे फिर आम लोगों की तकलीफें और इस दौर में जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो कैसे इन्होंने दिया है। जीबीएम होगी और उस मीटिंग के बाद फैसला आगे की रणनीति पर लिया जाएगा। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कब तक बिन संगठन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिन संगठन सरकार, जी हां, 2 महीने से ज्यादा हो गए। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष तो मिला, लेकिन अध्यक्ष को अपनी टीम अभी तक नहीं मिल पाई। ऐसे में पंचायत का चुनाव हो या कृषि बिल पर आंदोलन, प्रदेश कांग्रेस केवल एक नेता के भरोसे है। गांव का गदर, आंदोलन की डगर, 2.25 महीने से इंतजार, केवल एक नेता भरोसे संगठन। कब तक बिन संगठन सरकार? गांव का कदर है और कृषि विधेयक पर आंदोलन की डगर भी। इस बार प्रदेश कांग्रेस बिना संगठन के ही अपना दमखम दिखाएगी। 2.25 महीने से कांग्रेस को संगठन का इंतजार है, लेकिन 15 जुलाई से केवल प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही संगठन की अकेले कमान संभाले हुए हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते ही कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग की गई थी। तब से प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी में एक भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। आपको बता दें कि 400 ब्लॉक, 39 जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है। करीब 15,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता नियुक्ति के इंतजार में हैं। ब्लॉक कार्यकारिणी में 31 से 50 नेता, जिला कार्यकारिणी में 31 से 100 नेताओं को जगह मिलनी है। हमने 2 संभाग का फीडबैक लिया है। बाकी चूंकि ये कोरोना बढ़ गया इसलिए जा नहीं पाए। हम लोग हमारी तरफ से संगठन की मजबूती के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। माकन साहब चाहे टेलीफोनिक हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, उसके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। जल्दी जब ये कोरोना थोड़ा सा हमारे प्रदेश से विदा लेगा तो शीघ्र ही हम लोग माकन साहब यहाँ आएंगे, बैठेंगे और हमारा प्रस्ताव चर्चा के बाद में आलाकमान को देंगे। इससे पहले जब भी नए प्रदेशाध्यक्ष बने तब कुछ पदाधिकारी जरूर रहे हैं। टॉप टू बॉटम पूरी कार्यकारिणी कभी भंग नहीं हुई, लेकिन लगता है इस बार कांग्रेस नया रिकॉर्ड बना रही है और इसकी मुख्य वजह है सचिन पायलट गुट से सुलह के बाद बनी एआईसीसी की 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हाईकमान की तरफ से कुछ फैसला नहीं आया है। जब फैसला आएगा तब ही कार्यकारिणी के गठन का काम आगे बढ़ेगा और संगठन की नई जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। पंचायत चुनाव में सर बिना संगठन के बड़ी चुनौती थी
अभी ग्राम पंचायत सरपंचों और पंचों के चुनाव हैं जिसमें पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है। उसमें केवल आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, इसके आधार पे वोट उनके समर्थन लोगों के लिए वोट दिए जाते हैं, सिंबल का नहीं होता है। इसलिए इसमें संगठन का कोई रोल नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद इनके चुनाव आने से पहले हम लोग संभवतः हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चर कर लेंगे और कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में कांग्रेस 2 अक्टूबर को जनता के सामने अपने वादों वाला रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करेगी। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। उस दिन हम लोग किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिले मुख्यालयों के ऊपर इन तीनों बिलों के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन किया जाएगा और किसानों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके पक्ष में, आपके साथ में, आपके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी नई टीम की पूरी सूची बना रखी है। केवल हाईकमान के इशारे का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा और कब कांग्रेस को प्रदेश के नए सिपहसालार मिलेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चलिए, तो संगठन बिना सरकार, लेकिन कब तक? गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से। गोवर्धन, पेच कहां पर फंसा हुआ है? आला कमान इंतजार किस बात का कर रहा है? अभी गोविंद सिंह डोटासरा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे चुनाव से पहले हम अपने संगठन को एक नया रूप दे देंगे, लेकिन अब तक कुछ ऐसी सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही है। देखिए, जो कांग्रेस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी इतना जल्दी कांग्रेस में संगठनात्मक पदों पर नियुक्तियां नहीं होंगी, कुछ वक्त और लगेगा। सबसे बड़ा जो कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जो सियासी घटनाक्रम हुआ था कांग्रेस के भीतर, सचिन पायलट खेमे से जो बगावत के बाद वापस सुलह हुई थी और सुलह के बाद जो 3 सदस्यीय कमेटी एआईसीसी की बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश के संगठन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर की जो कार्यकारिणी है उनमें किन नेताओं को शामिल किया जाना है, इसकी जो फाइनल रूपरेखा है वो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही बनेगी। हालांकि पीसीसी चीफ और सीएम सहित जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बैठ करके अनौपचारिक तौर से जो संगठन का स्वरूप है आगे आने वाले दिनों में उसको लेकर के चर्चा जरूर कर रखी है। जिन नामों को शामिल किया जाना है, गोविंद सिंह डोटासरा की खुद की जो टीम होगी प्रदेश कार्यकारिणी, उसको लेकर के भी चर्चा तो हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस में जब तक हाईकमान के स्तर से खबर तो नहीं मिल जाती, गोवर्धन ये भी आई ना बीच में कि सारे नाम फाइनल हो चुके हैं, लिस्ट बन चुकी है। देखिए, चुनाव नजदीक हैं, सर पर आ गए हैं चुनाव, और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, ये हम सब जानते हैं। फिर देरी किस चीज में हो रही है? गोवर्धन, मैं फिर से लौट रहा हूं इस सवाल के साथ, आपके पास फिर से आऊंगा मैं। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्चना जी, सवाल आपसे ये वाला, देरी किस बात की? पेच कहां फंसा हुआ है मैम? देखिए, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो ऑब्वियसली कार्यकारिणी का भी नया गठन होता है और ये प्रक्रिया हमेशा से ही होती रही है। तो ऐसे में कोई देरी का सवाल नहीं है। तो अभी जो कोविड टाइम है उसमें आपको पता ही है, हर चीज में आप लोग इतनी सुगमता से न संवाद कर पाते हैं, ना किसी प्रकार की कोई मेल मुलाकात भी हो पाती है। दूसरी बात ये कि कार्यकारिणी गठन में सभी की राय को शामिल किया जाता है और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अभी संभागवार जो हमारा फीडबैक प्रोग्राम है उसके कंप्लीशन पर ये कार्यकारिणी गठित होगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको लेकर के कोई मुद्दा बनाया जाए। लेकिन देखिए, असल में लोग भी जानना चाहते हैं और सबके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं। चुनाव नजदीक है, बिल्कुल गांव का गदर पास में आ गया है, क्या उस वक्त पर संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? देखिए, तो पंचायत इलेक्शंस हुए पंच सरपंच के, वो तो नॉन पॉलिटिकल सिंबल पर होते हैं, उसमें कोई पार्टी लाइन या पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है, तो उसमें तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। और जहां तक कार्यकारिणी की बात है तो सभी कांग्रेस जन है अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। कार्यकारिणी का गठन होना आवश्यक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है।
लेकिन ये प्रक्रिया के तहत होता है और जिस प्रक्रिया को हम फॉलो कर रहे हैं वो एक बहुत पारदर्शी प्रक्रिया। मुझे लगता है कि कार्यकारिणी गठन जो होना है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमारे मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। सर, क्या कहेंगे, ये जो वक्त लग रहा है कांग्रेस को, कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया इसमें यही है कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला होते हुए ये जब भी चाहे जैसे चाहे कार्यकारिणी बनाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है और कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होने की वजह से इनके जिस तरीके से सर्कस के अंदर पूरी टीम आती है, सर्कस समाप्त होता है, पूरी टीम चली जाती है, वो स्थिति इनकी बनी हुई है। जो इनके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी टीम बनी हुई थी, आज उनके बनाए हुए कोई भी जिलाध्यक्ष हो चाहे प्रदेश के पदाधिकारी कोई सक्रिय नहीं है, वो सारे के सारे निष्क्रिय हो गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर और जनता के बीच में जा रही है, पहले तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि वास्तव में वो मुद्दे जनता के हैं भी या नहीं है, या आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे। तो पहले तो इस कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि आखिरकार किसानों के हितों में जो निर्णय हुए हैं उन निर्णयों को जब आप करना चाह रहे थे तो उचित था, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिए तो आपको अनुचित लग रहा है, तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। नहीं सर, जनता के मुद्दे लेकर ही तो कांग्रेस जा रही है, तभी तो जनता ने चुन के भेजा है ना कांग्रेस को, सत्ता में इसलिए लाई जनता क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए कांग्रेस ने। वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में कैसे आई है। कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत राजस्थान की जनता ने नहीं दिया था, जोड़ तोड़ के आधार पे सरकार बनी हुई है। अब ठीक है, अंकों की गणित में सरकार बनी हुई है तो चले अपनी सरकार चलाएं, लेकिन जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर भी सरकार काम करे। अर्चना जी, सरकार बनती है और इनके पास अंक नहीं है, बिना अंकों के ये गुस्सा होने का प्रयास करे थे, पूरे देश ने देखा, साक्षी बना। अब किसानों के हित में कौन है ये भी देश देख रहा है। किस प्रकार से कोरोना काल में जब आप जीरो आवर को, क्वेश्चन आवर को एकदम से डिसमेंटल करते हैं, सारी परंपराओं को खत्म करते हैं पार्लियामेंट में और बुलडोज करते हैं ऐसे अमेंडमेंट को जो पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है यानी कृषि, उस पर आघात पहुंचाता, उसका यदि हम जनता के बीच में जाकर के मुद्दा बनाए, जनता को जागरूक करे, किसानों के हित में हम काम करना चाहते हैं, इनको क्या पीड़ा है मुझे समझ नहीं आता। और ये जिन चीजों की दुहाई दे रहे हैं, इस दुहाई को लेकर भी जनता जानती है। हमने कभी भी ऐसे कमिटमेंट नहीं किए थे जो किसान के विरोध में हो। हमारे जो कमिटमेंट थे हम उसके साथ आज भी खड़े और जनता को उसके बारे में हम बता भी देंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। के चुनाव में जब थोड़ा वक्त लगा था, कांग्रेस ने काफी सवाल उठाए थे उस वक्त पे। अब ये वक्त संगठन को नया रूप स्वरूप देने में लग रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। कुछ क्या वजह क्या हो रही है मैम? देखिए, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो कार्यकारिणी दूसरे दिन ही बन गई थी। क्या बताइए, रामलाल जी को कब नियुक्ति मिली थी मुख्य प्रवक्ता के रूप में? उतना पीरियड तो कब इनको समझना ही पड़ेगा कि हर कार्यकारिणी को बनने में कुछ समय लगता है, ये प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कांग्रेस जन के स्वरूप में हम लोगों को जनता के बीच में जाना है तो हमें किसी पद की दरकार नहीं है। हम हमारे हाईकमान के निर्देश पर प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रियता के साथ जनता के बीच में जाता है, उसके मुद्दों को उठाता है, उसे न्याय दिलाने के लिए काम करता है। हमें पदों की कोई लालसा नहीं ना उसकी दरकार होती। उस समय हम एक यूनाइटेड फेस के रूप में काम करते हैं। हम मास बेस्ड पार्टी है, इसमें कोई दौराई नहीं है, लेकिन काडर भी हमारे यहाँ लागू होता है। इनकी तरह नहीं कि सिर्फ काडर के आधार पर पार्टियों का गठन हो जाए और संगठन का गठन हो जाए। और जिनकी जो प्रमुख रही है, जो सबसे बड़ा टावरिंग फिगर है आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में, बीजेपी में, उनको ये लोग पूछते नहीं है, फिर आज ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं। यहाँ तो कंसेंसस के आधार पर सब कुछ होना है, लेकिन जनता के मुद्दे हटाने के लिए पदों की जरूरत नहीं है हमको। हमारे हाईकमान का निर्देश होते ही हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। कैडर बेस नहीं, रामलाल जी, अर्चना जी कह रही हैं कैडर बेस ही नहीं, मास बेस भी पार्टी है कांग्रेस, और जनता के मुद्दे तो बिना संगठन के भी उठाए जा सकते हैं और उठा रहे हैं हम लोग। कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। मैं अर्चना जी से पूछना चाहता हूं, अर्चना जी, आपके 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय कमेटी विधायकों की बात सुन रही है। विधायक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि लाखों रुपए की वीसीआर गलत भरी जा रही है, इसको बंद कराइए। किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिल रहा, उसको आप शुरू कराइए। विकास के मुद्दे, सड़कें कुछ नहीं बन रही, जो मिसिंग सड़कें 15 किलोमीटर पर ईयर दी जाती थी वो नहीं बन रही है। पानी की, पेयजल की गंभीर समस्या है। आप ही के विधायक चिल्ला चिल्ला के सरकार के सामने कह रहे हैं। आप अपने विधायकों के तो सुन लो, जनता की तो आप बाद में सुन लेना, जनता की तो बाद में ले लेना। लेकिन क्या गलत कर दिया इन 3 बिलों के अंदर? एक फ्रीडम मिला है किसान को कि अपनी जो मेहनत और परिश्रम करता है
वो कहीं पे भी उसको बेच सकता है, उसको राइट है, जहाँ 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे वहाँ बेच सकता है। इसमें चलिए, शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना जी आपका भी शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोवर्धन, जरूरत नहीं है संगठन की जनता के मुद्दे उठाने के लिए। अर्चना शर्मा जी कह रही हैं हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में अगर जमीनी हकीकत हम देखते हुए चलें, जो 2-2.5 महीने से इंतजार लोग कर रहे हैं कि संगठन को नया स्वरूप मिलेगा, नए नाम सामने आएंगे, वो इंतजार कब खत्म होगा गोवर्धन? और क्या इतनी जरूरत नहीं लगती क्या संगठन की? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी और गलत होगा कि संगठन की जरूरत नहीं पड़ती। पदाधिकारियों की बाकायदा जरूरत पड़ती है। और जब आंदोलन हो चाहे पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पूरी टीम चाहिए होती है। अब यह अलग बात है कि कांग्रेस अभी जो पुरानी कार्यकारिणी है उसके हिसाब से काम चला रही है, लेकिन कितने दिन तक, क्या वो जोश बरकरार रख पाएगा? क्योंकि जो व्यक्ति पद से हट चुका है उसको आप 1-2 बार काम में ले सकते हैं, लेकिन बाद में तो बनाना पड़ेगा। दूसरा, जितना डिले होता है उतना विपक्षी पार्टियों को और राजनीतिक प्रेक्षकों को कयास लगाने के लिए मौका मिलता है, जो किसी भी पार्टी के लिए श्रेष्ठ। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश को कब मिलेंगे नए पदाधिकारी, कब मिलेगा संगठन को नया स्वरूप, ये देखना होगा। इंतजार 2-2.5 महीने का कब होता है खत्म। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चलिए अब मरुधरा में कोरोना का क्या है हाल, ये भी आपको दिखा देते हैं। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के केस 1,18,000 से ज्यादा हो गए हैं। मंगलवार को 1,912 नए मामले सामने आए हैं। कुल 15 मरीजों की कल मौत हुई थी। प्रदेश में अब तक 1,367 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,614 प्रदेश में एक्टिव केस हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश दाधी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल उदयपुर से और अर्जुन अरविंद कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। महेश, क्या हाल जयपुर के? मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुमित, जिस तरह से आपने कहा है कि कोविड को लेकर के पूरे प्रदेश भर की बात करते तो कल 1912 मामले सामने आए और ये सर्वाधिक संख्या रही है और 1,18,000 से ज्यादा मामले पूरे प्रदेश में सामने आ चुके हैं। लेकिन ये बात राहत की है कि 1 लाख के करीब जो संख्या है वो लोगों की ठीक होने की है, डिस्चार्ज होने की भी है। तो ऐसे में ये बात तो ठीक है कि कोरोना से भय नहीं हो, लेकिन ये आंकड़ा भी डराता है कि 1300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो 18,242 अभी भी यहाँ पर जो है कुल आंकड़ा पहुंच चुका है। उनमें से 6,730 जो लोग हैं वो एक्टिव अभी बने हुए हैं, यानी कि यहाँ 11,000 लोग ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लेकिन जो कोरोना के लगातार मामले जो हैं वो सभी स्थानों से यहाँ पर नियमित रूप से देखे जा रहे हैं। 398 मामले कल 53 जगहों से शामिल हुए थे। दुर्गापुरा, मानसरोवर, सुरडाला समेत ऐसा जयपुर का कोई इलाका छूटा नहीं है जहां से कि कोविड के मामले सामने नहीं आ रहे हो। लगातार जो संक्रमण की दर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आंकड़े जो हैं वो रोज डरावने होते जा रहे हैं, भयावह होते जा रहे हैं। लेकिन धारा 144 होने के साथ ही पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही में किस तरह से कोविड से बचाव हो सके और एहतियात किस तरह से हो सके, इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर जो भीड़ जमा होती है उसको भी यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो कई जगहों पर लापरवाही के केसेज भी यहां पर सामने देखने को मिले। कई जगहों पर उदयपुर अब लिए चलते हैं आपको। कपिल शिमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, पहले जो खबरें आती थी वो आती थी 7 दिन में 1 मौत, 7 दिन में 5 मौतें। अब खबर आ रही है 1 दिन में 15 मरीजों की मौत हुई है। आंकड़े डराने वाले हैं। कपिल, लोग किस तरह से प्रशासन को, सरकार को सहयोग कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सितंबर का दूसरा पखवाड़ा उदयपुर में भी भयावह मंजर दिखा रहा है और महज अगर 3 दिन की बात करें तो उदयपुर में 347 पॉजिटिव मरीज सामने है। लगातार 3 दिन से पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 से ज़्यादा सामने आ रहा है, जो कि एक भयावह स्थिति की ओर दिखा रहा है। उदयपुर में कुल 3694 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और 3189 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उदयपुर में इस समय 471 मरीज एक्टिव केस बने हुए हैं, तो वहीं 176 को होम आइसोलेशन में रखा हुआ है और 44 मरीजों की मौत हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो होम आइसोलेशन में मरीज रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है और चिकित्सा विभाग भी इस बात को मान चुका है कि स्टाफ की कमी के चलते होम आइसोलेट मरीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे और उन घरों के अंदर रहने वाले मरीज के परिजन जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, जो कि एक कोरोना बम की तरह नजर आ रहे हैं, जिनसे कोरोना स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसे रोकने के लिए चिकित्सा विभाग को एक प्लानिंग के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है और उदयपुर में देखा जा रहा है कि ऐसे कई मरीज हैं जो होम आइसोलेट में हैं और उनके परिजन जो कि उसी घर में रहते हैं लेकिन वे बाजार में खुले घूम रहे हैं, कई लोगों के संपर्क में भी आ रहे हैं। तो दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता को जागरूक होना होगा, नहीं तो और सख्ती बरती जाएगी, लॉकडाउन की नौबत ना है। इसके लिए आम जनता कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करे। चलते हैं अर्जुन अरविंद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अर्जुन, धारा 144 तो लगा दी गई है, कई जगहों पर प्रदेश में कई इलाकों में लगाई गई है, लेकिन इस धारा का कितना पालन लोग कर रहे हैं? कोटा में भी स्टूडेंट्स तो वापस लौटे नहीं होंगे, तस्वीरें क्या कोटा से? सुमित, बता दें कोटा में भी जो प्रदेश भर में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने धारा 144 लागू की थी, नगर निगम क्षेत्र में लगी हुई है। अगस्त माह में जिस तरह के आंकड़े सामने आते थे, सितंबर में और ज्यादा बढ़े हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। सरकार ने ये जो धारा 144 लगाई है, 5 लोगों में प्रतिबंध लगाया ताकि लोग डिस्टेंस बना कर रखें और जो संक्रमण फैलता है लगातार तो उस पर रोक लगा सके। जिला प्रशासन लगातार मूवमेंट कर रहा है, जन संपर्क लोगों से कर रहा है, साथ ही ठीक है, चलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी के लिए। कपिल, महेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में अब तक 1367 मरीजों की मौत हो चुकी है और 18,614 एक्टिव केस अब भी हैं। जरूरत है लोगों के सहयोग की सरकार के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की इक्विटी फर्म KKR ने रिलायंस के रिटेल कारोबार में निवेश का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल में KKR 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। KKR का रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में भी KKR ने हिस्सेदारी खरीदी है। इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल में KKR की 1.28% हिस्सेदारी होगी। अमेरिका की इक्विटी फर्म KKR ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.5 अरब डॉलर करीब 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।